नमस्कार दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे डिज़ीज़ के बारे में और हम लोगों ने डिज़ीज़ में जो कॉज होता है, इमीडिएट कॉज, फर्स्ट लेवल कॉज और सेकंड लेवल कॉज, इस पे हम डिस्कस किया था। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम लोग आप लोग को 3 टर्म बताएंगे, उसके बारे में काफ़ी चर्चा में आजकल है। एक टर्म होता है आपका एंडेमिक, दूसरा होता है एपिडेमिक और एक होता है पैंडेमिक। इन तीनों में अंतर क्या है? तो ये तीनों डिजीज़ को क्लासिफाई किया जाता है, इसका नामकरण WHO के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एंड किसी डिजीज़ को एंडेमिक घोषित करेगी, किस डिजीज़ को एपिडेमिक घोषित करना है और किस डिजीज़ को पैंडेमिक घोषित करना है, इसका पूरा का पूरा जो काम किसको दिया गया है, ये WHO के द्वारा किया जाता है। एंडेमिक डिजीज़ वो होते हैं जो लोकलाइज्ड होते हैं, यानी कि स्थानीय रोग होते हैं जो फैलते नहीं हैं, एक स्थान पे होंगे और उसी एरिया में ही हमेशा पाए जाएंगे, तो वो कहलाएंगे आपको एंडेमिक कहलाएंगे। एपिडेमिक जो होता है ये महामारी कहा जाता है इसको। महामारी का मतलब होता है कि ये बहुत जल्दी ब्रॉड एरिया में फैलता है और बहुत ज़्यादा लोगों की इसमें मृत्यु होती है, तो इसको महामारी घोषित किया जाता है। तो बहुत जल्दी फैलने वाला रोग होता है, संक्रामक रोगों में होता है। और पैंडेमिक रोग जो होता है वो महामारी के साथ साथ पूरे विश्व में महामारी जो फैला दे, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इन्फेक्शन को कॉज करे, वो क्या कहलाएगा, पैंडेमिक कहलाएगा। यानी कि विश्व व्यापी रोग जो होंगे वो क्या कहलाते हैं, पैंडेमिक कहलाते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि एक कोई विशेष एरिया है, इस एरिया में अगर कोई डिज़ीज़ कॉज हुआ और ये डिज़ीज़ केवल वहीं तक फैला हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, एंडेमिक कहलाएगा। अगर बहुत बड़े एरिया में फैल जाए और वहाँ से क्या हो, बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो, जन धन की हानि हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, एपिडेमिक कहलाएगा। और अगर रोग पूरे विश्व में फैल जाए, पूरे दुनिया में फैल जाए अगर, तो ये क्या कहलाएगा, ये पैंडेमिक कहलाएगा। ये क्या हो गया, पैंडेमिक हो गया। ये क्या हो गया, एपिडेमिक हो गया और एंडेमिक। तो ये आपको ध्यान होगा, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। कौन कौन से रोग आते हैं इसमें हम लोग चर्चा आगे करेंगे, लेकिन समझ लीजिएगा जैसे आपका घेंघा रोग जो होता है, ग्वाइटर, ये केवल और केवल कहाँ पे होता है, जहाँ पर पहाड़ी एरिया में, जहाँ पर आयोडीन की कमी होती है वहीं पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाता है। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, एंडेमिक डिजीज़ हो गया। महामारी जैसे आपका हैजा हो गया, कॉलरा हो गया, ये इस तरह के आपका जो है प्लेग हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं, महामारी में आ जाते हैं। और जो पूरे विश्व में फैल जाए वो पैंडेमिक हो जाएगा, जैसे इस समय कोरोना हो गया, एड्स हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं, पैंडेमिक डिजीज़ में आ जाते हैं। तो ये एक सीरीज़ होगी, उसकी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डिजीज़ एंडेमिक होते हैं, कौन से एपिडेमिक होते हैं और कौन से पैंडेमिक होते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, 2 टर्म हमारे पास आते हैं कि डिजीज़ कितने लंबे समय तक एक मनुष्य के शरीर में रह सकता है या कितने कम समय तक शरीर में वो शरीर को प्रभावित करता है। तो उसके आधार पर 2 टर्म आपको याद करने होंगे। एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। ये 2 टर्म आपको याद रखना होगा। एक्यूट डिजीज़ क्या होता है और क्रोनिक डिजीज़ क्या होता है। डिजीज़ 2 प्रकार के होते हैं, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, कितने लंबे समय तक रोग रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो होता है एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ होते हैं। एक्यूट डिजीज़ वो होते हैं जो बहुत कम समय के लिए होते हैं और 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते में या कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं, ये शरीर से ख़त्म हो जाते हैं। वायरस बैक्टीरिया जो होंगे वो, उनका एक पीरियड होता है, उसके बाद वो किल हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और रोग अपने आप ख़त्म हो जाता है। जैसे आप बात करेंगे एक्यूट में, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं
अगर हम बात करें हार्मफुल की तो लेस हार्मफुल भी हो सकते हैं और अत्यधिक खतरनाक भी हो सकते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड, किसी को सर्दी जुकाम बुखार हुआ, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये कुछ ही समय तक रहता है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे रोग जो कम समय के लिए होते हैं वो क्या कहलाएंगे, एक्यूट कहलाएंगे। क्रॉनिक जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, लंबे समय तक लिए होता है। बहुत सारी डिजीज़ कुछ ऐसी होती हैं जो लॉन्ग लाइफ होती हैं, पूरे जीवन भर साथ चलती हैं, टिल डेथ, मृत्यु के समय तक शरीर में रहती हैं और उसी जीवन के साथ साथ चलता है, और ये क्रोनिक डिजीज़ कहलाएंगी। जैसे लंबे समय तक चलने वाले में आपका ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी हो जाता है। जैसे फाइलेरियासिस, फाइलेरिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लंबे समय तक रोग होगा वो आपका क्रोनिक डिजीज़ होगा, और जो कम समय के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, वो क्या होते हैं, आपके एक्यूट डिजीज़ होते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि डिजीज़ कितने टाइप के होते हैं, डिजीज़ कितने टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ ये पाएंगे, अगर डिजीज़ को डिवाइड किया जाएगा तो हम लोग डिजीज़ को दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस, गैर संचारी या गैर संक्रामक। ऐसा रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है, अगर किसी व्यक्ति में हुआ है तो जीवन भर उसी के साथ रहेगा और वो किसी दूसरे में प्रवेश नहीं करेगा, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये रोग नहीं फैलेगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल का मतलब हो गया जो संचारी हो, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसफ़र हो जाए। इन्फेक्शियस मतलब जो संक्रामक हो। ये क्या होता है, मनुष्य से मनुष्य में फैलेगा। तो जो रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं वो कम्युनिकेबल या संचारी या इन्फेक्शियस यानी कि संक्रामक रोग कहलाते हैं, और जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाते हैं, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है। अब बात आती है यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे रोग हो सकते हैं जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलते हैं। तो एक तो इसमें होता है डिफिशियंसी, डिफिशियंसी डिजीज़, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में किसी पोषक तत्व की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन की, मिनरल की, इनकी अगर कमी हो रही है, उससे अगर कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार के डिजीज़ को क्या कहेंगे, डिफिशियंसी रोग कहेंगे, यानी कि हीनता जन्य रोग कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा होता है हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी। किसी व्यक्ति में अगर हार्मोन की अनियमितता हो जाए, हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए या हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाए, उससे जो रोग उत्पन्न होगा वो हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी में आएगा। तीसरा आपका जो होता है वो डीजेनरेट होता है, डीजेनरेट डिजीज़ होता है, यानी कि शरीर में ऑर्गन्स अपने आप क्षय होने लगते हैं, हड्डियों में, मांसपेशियों में, इनमें अगर क्षय होने लगता है तो उससे क्या हो जाता है, उसको क्षय रोग कह देते हैं, यानी कि डीजेनरेट रोग कह देते हैं।
चौथा होता है इसमें आपका कैंसर आता है। कैंसर को आप ध्यान रखिएगा, वो नॉन कम्युनिकेबल होता है। और मधुमेह, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, और कर्क रोग यानी कैंसर, ये किस में आ जाते हैं? नॉन कम्युनिकेबल में आते हैं। और अगला जो आपका लास्ट है वो आपका होता है यहाँ पर पॉल्यूटेंट डिजीज़, प्रदूषण जनित रोग, जैसे मिनीमाता, इटाई, फ्लोरोसिस, सिलिकोसिस, विल्सन डिजीज़, एस्बेस्टोसिस, ऐसे रोग जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट डिजीज़ होते हैं। तो ये हमको डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन से होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से डिजीज़ आती हैं और वो किसकी कमी से या किस चीज़ की एबनॉर्मेलिटी से वो रोग होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होते हैं, संक्रामक रोग जो होते हैं, ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलेंगे। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते किससे हैं? तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जिस चीज़ से होते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम या टिश्यू को डैमेज करेंगे, वो क्या कहलाते हैं? पैथोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैथोजन यानी कि रोगाणु। ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रोगाणु कहलाते हैं या पैथोजन कहलाते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन से होंगे? वायरस हो सकता है, यानी कि विषाणु हो सकते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, फंगी यानी कि कवक हो सकते हैं, और वर्म यानी कि कृमि हो सकते हैं। तो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी और वर्म ये किस में आ जाते हैं? ये पैथोजन में आ जाते हैं। ये रोगाणु हो जाते हैं जो हमारे शरीर के किसी न किसी अंग को, किसी न किसी ऑर्गन सिस्टम को या किसी ऊतक यानी टिश्यू को वो डैमेज कर देंगे और रोग उत्पन्न करेंगे। अब ये हमारे शरीर में पहुँचेंगे कैसे? हमारे शरीर में ये पहुँचेंगे कैसे? तो पैथोजन को जो शरीर में पहुंचाते हैं, जो कारक होते हैं, जो ऐसे एजेंट जो रोगाणुओं को मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराएंगे, उनको हम लोग कह देते हैं कैरियर, यानी कि वाहक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाहक क्या होते हैं, तो आप बताएंगे वाहक ऐसे कारक होते हैं जो रोगाणुओं को, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचाने का काम करते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात आती है कि कैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, वाहक कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वाहक कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वाहक की, यानी कि कैरियर की, तो कैरियर दो प्रकार के हो सकते हैं। फिजिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट, भौतिक कारक और जैविक कारक। भौतिक कारक हो सकते हैं और जैविक कारक हो सकते हैं। इसको आपको ध्यान में होगा। भौतिक कारक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो भौतिक कारक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हवा आ सकता है, जल आ सकता है, फूड भोजन, ये तीनों कैसे होंगे? कॉन्टामिनेटेड, यानी कि संदूषित जल, संदूषित
हवा और संदूषित भोजन से क्या हो जाता है, ये प्रकार के हमारे भौतिक कारक हैं। इनके द्वारा गंदा पानी पीने से, गंदा भोजन करने से या गंदी हवा से के संपर्क में अगर हम आते हैं तो रोगाणु जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो होता है हवा से फैलता है, कांटेक्ट से फैल जाता है। अगला होता है इसमें फिजिकल कांटेक्ट, शारीरिक संपर्क। फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट का मतलब हो गया यहाँ पर कि शारीरिक संपर्क। शारीरिक संपर्क करने से भी क्या हो जाता है, ये रोग फैलता है। जैसे हाथ मिलाने से, गले मिलने से, किस करने से, साथ में बैठने से, संपर्क में आने से रोग जो फैल सकते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, शारीरिक संपर्क कहलाते हैं। अगला होता है कि किसी संक्रमित व्यक्ति का खून अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए तो उससे भी फैल सकता है। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट। ब्लड प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया, सीरम हो गया, उसको भी अगर किसी को दे दिया जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति का खून या संक्रमित व्यक्ति का रक्त का कोई उत्पाद अगर हम दूसरे सामान्य व्यक्ति में दे देंगे तो उसमें भी ये वाहक वाहक का काम करेगा और उससे रोगाणु पहुंच जाएंगे उसके अंदर। इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज, संक्रमित सुई से, जो डॉक्टर सुई लगाते हैं, एक ही सुई से अगर कई लोगों को इंजेक्ट किया जाए, जैसे ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं, जो एडल्ट्रेशन करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, वो एक ही इंजेक्शन से कई लोगों को ड्रग्स देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि सभी में रोग होने की संभावना हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि एड्स का सबसे ज़्यादा जो संक्रमण हुआ है वो इसी इंजेक्टेड नीडल और सिरिंज से ही हुआ है, तो आप ये मान सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें इसके अलावा, तो अगर कोई फीमेल, कोई मदर अगर इन्फेक्टेड है किसी रोग से और वो अपने बच्चे को अगर मिल्क फीडिंग कराती है तो उससे भी वो पैथोजन उसके शरीर में पहुंच सकता है बच्चे में, और बच्चे में रोग उत्पन्न कर सकता है। संक्रमित मदर से उसके होने वाले बच्चे में, या उसका जो बच्चा है जिसको मिल्क फीडिंग करा रही है उसमें भी ये रोग फैल सकता है। तो ये कुछ कारक होते हैं जिनके द्वारा क्या हो जाता है, रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकते हैं। अगर वाहक का काम कोई जीव करता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेक्टर कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए वेक्टर क्या होता है तो आप कहेंगे वेक्टर वे होते हैं जब वाहक का कार्य कोई जीव करे तो उस वाहक को हम लोग क्या कह देंगे, वेक्टर कह देते हैं। इसमें मच्छर हो सकता है, मक्खी हो सकती है, डॉग हो सकता है, बैट हो सकता है, मंकी हो सकता है, या अन्य जीव भी हो सकते हैं। मुख्य रूप से जो है मच्छर, मक्खी, कुत्ता, चमगादड़, बंदर, ये जो होते हैं ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। मुख्य रूप से अगर आपको देखा जाए तो मॉस्कीटो जो होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो मॉस्कीटो हमेशा जो होंगे वो फीमेल मॉस्कीटो ही रोग उत्पन्न करते हैं, मादा मच्छर ही रोग उत्पन्न करते हैं, कभी भी नर मच्छर रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। मेल मॉस्कीटो से कभी भी कोई डिजीज़ नहीं होती है क्योंकि वो मनुष्य के खून को नहीं चूसते हैं, फीमेल ही ब्लड सक करती हैं। फीमेल ब्लड को सक करने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि फीमेल में जो एग का मैच्योरेशन होता है वो ह्यूमन ब्लड के टेम्परेचर पे ही मैच्योर होता है, तो वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्लड सक करती हैं और उसमें एग को मैच्योर करने का काम करती हैं। वैसे मच्छरों का जो भोजन होता है वो फूलों का रस होता है, नेक्टर शक्कर होता है, भोजन के रूप में वो उन चीज़ों को वो सक करते हैं, खाते हैं। अगर हम बात करते हैं मच्छर में, फीमेल मॉस्कीटो में, तो 3 बहुत प्रमुख मच्छर हैं जिनसे रोग होता है। एक तो होता है फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल
एडीज और फीमेल एनाफ्लीज। ये 3 मच्छर आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि क्यूलेक्स, एडीज और एनाफ्लीज जो होते हैं ये रोग उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं। इनमें से अगर आपका देखा जाए क्यूलेक्स मच्छर की हम बात करते हैं तो आपका जो फाइलेरिया जो होता है, जो फाइलेरियासिस होता है वो आपका क्यूलेक्स मच्छर से होता है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो होता है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जापानी बुखार जो होता है वो भी क्यूलेक्स मच्छर से होता है। एडीज से अगर हम बात करते हैं तो डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका और इबोला, इस प्रकार के जो बुखार होते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका और इबोला से जो हीमोरेजिक फीवर होते हैं, जीका और इबोला जो होता है हीमोरेजिक फीवर में आता है, जिसमें रक्तस्राव बुखार कहा जाता है, तो वो रोग इससे हो जाते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एनाफ्लीज की, तो एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मलेरिया। तो मलेरिया रोग जो होता है वो जो वाहक क्या है उसका, मलेरिया का वाहक क्या है, एनाफ्लीज है। डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका और इबोला का वाहक क्या है, एडीज मॉस्किटो है। और जापानीज इंसेफ्लाइटिस और फाइलेरिया का वाहक क्या है, क्यूलेक्स मच्छर है। तो क्यूलेक्स, एडीज और एनाफ्लीज ये 3 फीमेल मॉस्किटो हैं जिनसे ये रोग फैलते हैं। अगला अगर इसमें देखा जाए मक्खी के बारे में हम बात करते हैं, तो फ्लाइज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं मक्खियों में, तो मक्खियाँ भी 3 हैं जो मुख्य रूप से डिजीज़ कॉज करती हैं। इसमें मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक होता है घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी से हैज़ा फैल सकता है। और दूसरी होती है आपकी सैंड फ्लाई, यानी कि बालू मक्खी। बालू मक्खी जो रोग फैलाता है उसका नाम आपका क्या है, लीशमानिया नामक एक प्रोटोजोआ होता है, उससे फैलाता है और इससे डमडम फीवर, डमडम बुखार हो जाता है, यानी कि उससे काला अजार बुखार भी कह देते हैं हम लोग, काला अजार। तो काला अजार या डमडम फीवर सैंड फ्लाई से होता है। और एक होता है सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई जो होती है, इससे जो रोग फैलता है उसका नाम है निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। निद्रा रोग जो होता है वो किससे फैलता है, निद्रा रोग जो फैलता है वो सीसी मक्खी से फैलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 मक्खियाँ हैं जो रोग उत्पन्न करती हैं, मस्का डोमेस्टिका यानी कि घरेलू मक्खी, सैंड फ्लाई बालू मक्खी और सीसी मक्खी। सीसी मक्खी से निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस, सैंड फ्लाई बालू मक्खी से डमडम बुखार या काला अजार, और मस्का डोमेस्टिका से कई रोग फैलते हैं जैसे कि हैज़ा है। ये दोनों काटने से फैलते हैं। ये दोनों मनुष्य को जब ये काटेंगे तो उसके थ्रू सैंड फ्लाई के द्वारा लीशमानिया नामक प्रोटोजोआ और सीसी मक्खी से ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ शरीर में ब्लड में पहुंच जाता है और रोग उत्पन्न करता है। लेकिन घरेलू मक्खी जो होता है वो भोजन काटने से नहीं होता है, वो भोजन पर गंदे जगह से आकर के भोजन पे बैठ जाती है, भोजन को, जल को दूषित कर देती है और उसको खाने से मनुष्य में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये आपने देखा कि कारक कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि संक्रामक रोग कितने प्रकार से होते हैं, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो अगर वायरस से हो रहा है
तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वायरल डिजीज़, यानी कि विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। अगर बैक्टीरिया से हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, बैक्टीरियल डिजीज़ कहेंगे। अगर ये हो रहा है प्रोटोजोआ से तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोजोवन डिजीज़। अगर ये कवक से हो रहा है, फंगी यानी कि कवक से हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फंगल डिजीज़। और अगर ये वर्म से हो रहा है, कृमि से हो रहा है, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं नेमेटोडल डिजीज़ या कृमि रोग कह देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कम्युनिकेबल वायरस से हो सकते हैं, बैक्टीरिया से हो सकते हैं, प्रोटोजोवा से हो सकते हैं, फंगी से हो सकते हैं और वर्म से हो सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, एक एक चीज़ों को लेके चलना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वायरल डिजीज़, फिर पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज़, फिर पढ़ेंगे प्रोटोजोवन डिजीज़, फंगल डिजीज़ और वर्म डिजीज़। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे वायरल डिजीज़ क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे वायरल डिजीज़ को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।